हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 15 से लेकर 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 25 करंट अफेयर है, यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आप सभी के लिए स्क्रीन बेस्ड सेशन है। एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो आपको अभी एक दो दिन सेशन जो है वो स्क्रीन बेस्ड यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो एंड तक देखिएगा, इजीली आपको सारे करंट अफेयर समझ में आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप इसे नोट कीजिएगा, एक एक फैक्ट आराम से सुनिएगा। शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर का सेशन और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है 52वें G7 शिखर सम्मेलन की। तो इसका आयोजन इस साल किया जा रहा है फ्रांस में, मतलब हो चुका है, तो इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है G7 समिट की। 13 से लेकर 15 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन शहर में इसका आयोजन किया गया। देखिए, समिट का जो मुख्य उद्देश्य है ना, दुनिया की प्रमुख इकोनॉमी, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उन पर सदस्य देशों के बीच में समन्वय बनाना, सहयोग स्थापित करना, इस G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये 52वां G7 शिखर सम्मेलन है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल पार्टनरशिप, शेयर्ड ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर सदस्य देशों के मध्य में चर्चा की गई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 2026 में G7 समिट का आयोजन कहाँ किया गया, तो फ्रांस के एवियन शहर में। कौन सी समिट थी? तो ये 52वीं समिट थी। देखिए, G7 की यहाँ पर बात करते हैं तो ये दुनिया के 7 सबसे विकसित देशों वाले जो विकसित देश है उनका एक समूह है, मतलब जो विकसित इकोनॉमी है उन देशों का एक समूह है। 7 सदस्य देश हैं इसमें। 1975 में पहली बार इसकी स्थापना की गई थी, तब इसे G6 के नाम से जाना जाता था और बाद में आगे चलकर ये 1976 में G7 हो गया। फ्रांस, USA, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, ये सभी जो मेंबर हैं ये G7 के मेंबर हैं। अगर हम G7 की फर्स्ट समिट की यहाँ पर बात करते हैं तो G7 की फर्स्ट समिट का आयोजन 1975 में किया गया था। तो स्थापना के ही वर्ष में पहली समिट भी फ्रांस में ही आयोजित की गई थी और 2026 में जो 52वीं समिट है इसका आयोजन भी फ्रांस में ही किया गया। और लास्ट ईयर 51th G7 समिट की बात करें, 51वीं G7 समिट, तो इसका आयोजन किया गया था कनाडा के अल्बर्टा शहर में 2025 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहली G7 समिट कहाँ हुई थी, लास्ट ईयर कहाँ आयोजित की गई और इस साल आयोजित की गई फ्रांस में। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने पहली बार अपने प्रमुख धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो भारत का ऐसा मंदिर जिसने पहली बार अपने धार्मिक प्रतीक जो हैं, सिंबल जो हैं, या जो वर्ड यूज किए जाते हैं मंदिर में, उनके लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया है। और ये मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि ओडिशा के पुरी में देखने को मिलता है। तो मुद्दा क्या है, न्यूज़ क्या है? देखिए, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार अपने कुछ मेजर जो सिंबल हैं, कुछ जो नाम हैं, उन पर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन प्राप्त किया है। अब ट्रेडमार्क मिलने का मतलब ये है कि उन नामों का या सिंबल का यूज़ अब मंदिर अथॉरिटी के परमिशन के बिना नहीं किया जा सकेगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो इजीली क्लियर हो गया कि इसका उद्देश्य क्या है। अब बात आती है कि किन किन चीज़ों पर ट्रेडमार्क मिला है। तो एक है पतित पावन, मतलब भगवान जगन्नाथ का एक पवित्र स्वरूप या प्रतीक है, इस पर मिला है ट्रेडमार्क। एक वर्ड है आनंदा बाजार, मतलब जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर परिसर में प्रसाद मिलता है ना, उस जगह को कहा जाता है आनंदा बाजार, तो इस वर्ड पर मिला ट्रेडमार्क। और एक चिन्ह है जिसे कहा जाता है नील चक्र, मंदिर के शिखर पर जो नीले रंग का चक्र है उसे कहा जाता है नील चक्र, तो इसके लिए भी ट्रेडमार्क मिला है मंदिर समिति को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है इतिहास में कि किसी मंदिर के नाम, पर्टिकुलर किसी चीज़ों का नाम या फिर एक चिन्ह को ट्रेडमार्क दिया गया। तो मंदिर कौन सा है, क्वेश्चन हमारा ये था। मंदिर है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन या जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में स्थित है।
आगे चलेंगे। केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? केन विलियमसन ये बहुत ही फेमस न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी फेमस है ना। न्यूजीलैंड के बैट्समैन है केन विलियमसन। इन्होंने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। 16 साल का इनका करियर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सभी फॉर्मेट में इन्होंने खेला है, काफ़ी अच्छे अचीवमेंट है। आपको पता है क्रिकेट में इनको फैब फोर के नाम से पुकारा जाता है। अब फैब फोर में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और इसके अलावा केन विलियमसन को शामिल किया जाता है। तो ये 4 प्लेयर में शामिल है फैब फोर में केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। अचीवमेंट तो काफ़ी सारे हैं वैसे, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के जो विनर थी न्यूजीलैंड, उसके कैप्टन थे। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब इनको 2019 में दिया जा चुका है। तो ये हो जाता है क्लियर। तो केन विलियमसन से हमारा क्वेश्चन है किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं? तो ये क्रिकेट प्लेयर हैं कहाँ के? न्यूजीलैंड के। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रूस ग्रैंड सैंड मास्टर्स कप 2026 जीतने वाले पहले इंडियन हैं सुदर्शन पटनायक। आपको पता है सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट है और ये ओडिशा से आते हैं। ओडिशा के ही पुरी के रहने वाले नॉर्मली। इन्होंने पहली बार रशियन ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीता है। मतलब इस खिताब को जीतने वाले ये पहले इंडियन हैं। नॉर्मली रशिया में इसका आयोजन किया गया था। ये सेकेंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सैंड स्कल्पचर है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग थीम पर इन्होंने 3 मीटर हाइट की एक रेत की कलाकृति बनाई थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मतलब ये खिताब इन्होंने जीता है। तो पहले इंडियन जिनको ये खिताब मिला। ओके, अब देखिए सुदर्शन पटनायक ये ओडिशा के पुरी के रहने वाले। इनका जन्म पुरी में हुआ था। और अगर अवार्ड देखें तो वैसे तो काफ़ी सारे इनको अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पद्मश्री। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक को 2014 में दिया जा चुका है कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। ठीक है। दुनिया के पहले ट्रिलियनियर कौन बने हैं? दुनिया के पहले ट्रिलियनियर जिनकी संपत्ति 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है, ये बने हैं कौन? आप अंदाज़ा लगा लेंगे। ये हैं एलन मस्क। हुआ क्या था कि जून मंथ में एलन मस्क की कंपनी जो कि स्पेस एक्स है ना, उसका आईपीओ लॉन्च किया गया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अब ये जो आईपीओ लॉन्च किया गया उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन 2 ट्रिलियन डॉलर के पार हो गया और वहीं पर एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार कर गई। तो इस तरीके से एलन मस्क वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बने। इंटरेस्टिंग। तो याद रखिएगा ये स्पेस एक्स हो गया है ना, ट्विटर के अभी ये वर्तमान में मालिक हैं और टेस्ला इन्हीं की कंपनी है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एलन मस्क को बहुत लोग यूएसए का समझते हैं कि इनका जन्म यूएसए का है, लेकिन इनका जन्म साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ है। दुनिया में काफ़ी सारी कंपनीज हैं इनकी, स्पेस एक्स है ना, और इसके अलावा जैसा टेस्ला मैंने आपको बताया, तो ये सभी के संस्थापक हैं या फिर वर्तमान में इन कंपनियों के मालिक हैं। तो एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। देखिए आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी जीएस अस्त्र 2026 को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए हमने ये कोर्स प्लान किया है। यहाँ पर देखिए है क्या, इसको समझिए। प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल के सभी पेपर्स हैं, सभी शिफ्ट के, उनको हमने एनालिसिस किया। जीएस के क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हैं उनके आसपास की सभी थ्योरी को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। मतलब पूरा आपके लिए जीएस की थ्योरी है, एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशली। तो जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से कनेक्ट करके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड किया है। और लास्ट 3 ईयर के एसएससी सीजीएल के आपको एनालिसिस पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कीजिए, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अभी आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी।
आगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र शुरू किया गया, जो कि मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी से संबंधित है। देखिए, लास्ट ईयर 15 अगस्त को 2025 में जो इंडिपेंडेंस डे था हमारा, उस दिन भारत के पीएम ने अनाउंस किया था मिशन सुदर्शन चक्र को। इसका उद्देश्य है कि 2035 तक हम भारत के चारों ओर एक एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर ले, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमको समझ में आ गया कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज़रूरी है। तो हम पूरा एक शील्ड डेवलप करेंगे हमारे इंडिया के ऊपर। यही है मिशन सुदर्शन चक्र, एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा इंडिया का। अभी ये सुर्खियों में क्यों है? तो जून 2026 में मिशन सुदर्शन चक्र के तहत हमने अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी, इसको और मजबूत करते हुए काफी सारे मिसाइल को टेस्ट किया है। डीआरडीओ ने लगातार 3 मिसाइल टेस्ट किए। इसमें बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल है, एक नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज है ना, और तो 2 तो ये हो गई ऊपर की और 1 ये हो गई। तो इस तरीके से हमने 3 मिसाइल को बैक टू बैक डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। इनमें से एडवांस बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल एटमॉस्फेयर के भीतर बैलिस्टिक मिसाइल को ये इंटरसेप्ट कर सकती है और उसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं, एक है बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल, जो कि एक्सोस्फीयर्स या फिर जो एक्सो एटमॉस्फेरिक क्षेत्र है, आउटर स्पेस जिसे कहा जाता है, यहां पर भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो एक इस मिसाइल को हमने टेस्ट किया है। और इसके अलावा नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, मतलब मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया है सफलतापूर्वक। और ये सभी किया है डीआरडीओ ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत। तो समझ में आ गया, सुदर्शन चक्र 2025 में लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। भारत के सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया धीरज सेठ को। मतलब भारतीय सेना के प्रमुख, है ना, कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इंडियन आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको नियुक्त किया गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर कार्यरत थे ये अभी तक। 30 जून 2026 को जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर होंगे और उनके बाद 30 जून के बाद पद संभालेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। वर्ल्ड बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा है? वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आया है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स में पोर्ट को इस आधार पर नापा जाता है कि कौन सा पोर्ट कंटेनर मेंटेनेंस में, है ना, और वर्क को अच्छी स्पीड से, ट्रांसपेरेंसी से करने में कितना ज़्यादा उन्नत है। तो ये जो इंडेक्स आया ना, इसमें भारत का बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये न्हावा शोवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। तो ये इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है, टॉप परफॉर्मर कंटेनर पोर्ट रहा है इंडिया का। ठीक है, हालांकि ग्लोबल इसकी जो रैंक आई है ना, वो 22वीं है, लेकिन इंडिया से तो सबसे टॉप पर है ही है, तो इसको याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, इन्होंने मिलकर जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है, उसमें भारत के बेस्ट कंटेनर पोर्ट का दर्जा दिया गया। किसे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को। 22वां स्थान प्राप्त किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर फुजुओ पोर्ट है, जो कि चाइना में है। सेकंड पर डालियन पोर्ट, जो कि चाइना का ही है, और थर्ड पर है सलालाह पोर्ट, ये देखने को मिलेगा ओमान में। तो ये टॉप 3 हो गए वर्ल्ड के। अब इंडिया में पहला तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, हालांकि 22वीं रैंक पर है। उसके बाद आएगा पीपावाओ पोर्ट, ये गुजरात में 28th रैंक पर। फिर मुंद्रा पोर्ट आएगा गुजरात का, ये 30 रैंक पर है। और फिर विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश का 104 रैंक पर रखा गया है। तो इस तरीके से ये हो गए 3 पोर्ट कहाँ के? ये 3 पोर्ट हो गए हमारे वर्ल्ड के टॉप 3 हो गए। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये इंडिया के टॉप 4 मैंने आपको बता दिए। ग्लोबल रैंक जो है ना, वो भी यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम आएंगे आगे।
तो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक किस एलिमेंट पर आधारित है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक की यहां पर बात की गई है और ये किस एलिमेंट पर आधारित है? तो ये आधारित है थोरियम 229। ओके, पहली वर्किंग न्यूक्लियर क्लॉक है, ध्यान रखना। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो उपयोग होने वाली एटॉमिक क्लॉक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पर आधारित थी। मतलब अभी तक हम जो एटॉमिक क्लॉक का यूज कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल पर आधारित थी, जबकि न्यूक्लियर क्लॉक जो है वो सीधे न्यूक्लियस का उपयोग करती है। किसके? थोरियम 229। इसके न्यूक्लियस की एनर्जी में होने वाले जो सडल चेंजेस है उसका यूज करके समय को मापती। तो चाइना और यूरोप के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पहली बार इसको बनाया है। तो इंटरेस्टिंग है, क्लॉक थोरियम 229 के न्यूक्लियस को लेजर द्वारा ऊर्जा देकर समय मापती है और रूम टेम्परेचर पर भी काम करती है। तो इसमें इतनी ज़्यादा सटीकता है कि नॉर्मली त्रुटि होने की गुंजाइश ना के बराबर है। मतलब अरबों वर्षों में ऐसा होगा कि कुछ सेकंड का कुछ फॉल्ट हो जाए, त्रुटि हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो ये जो क्लॉक डेवलप की गई है ना, एक्चुअल में डार्क मैटर और फंडामेंटल फिजिक्स के अध्ययन में सहायक है। सैटेलाइट नेविगेशन या फिर दूसरी चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी अलग अलग साइंस की चीज़ों में भी इसका यूज़ किया जाएगा इन फ्यूचर। तो बहुत ही अच्छा ये इनोवेशन है, इसको आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने हाल ही में किस जीव पर पहली बार वैज्ञानिक आंकलन रिपोर्ट जारी की है? पहले तो बात आती है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा भारत के असम राज्य में। अब हुआ यह है कि इस नेशनल पार्क ने पहली बार ग्रेटर हॉग बेजर पर एक साइंटिफिक रिपोर्ट या असेसमेंट को प्रकाशित किया है। अब ग्रेटर हॉग बेजर, इसके संरक्षण के लिए ये वैज्ञानिक रिपोर्ट लाई गई है कि भाई ये कहाँ रहता है, कैसा इसका मूवमेंट है, ताकि इन फ्यूचर अगर पॉलिसी बनाई जाए तो इनके संरक्षण के लिए काम किया जा सके। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ने पहली बार ग्रेटर हॉग बेजर इस पर एक साइंटिफिक रिपोर्ट जारी की है। अगर इस जीव की हम बात करते हैं ना, तो एक रात्रिचर है, सर्वाहारी है, जमीन में बिल बना के रहता है, स्तनधारी है, मैमल है। तो ये इसकी विशेषता है। असम में इसे स्थानीय रूप से माटी गाहुरी के नाम से पुकारा जाता है। मतलब इसका एक लोकल वर्ड है ये असम का। अगर इसका इंग्लिश देखेंगे ना, तो इसका इंग्लिश होता है अर्थ पिग। अब अर्थ पिग मतलब इसकी जो मतलब आगे का मुंह है ना, वो सुअर के मुंह जैसा दिखाई देता है। तो ये एक जीव है। अब इसको अगर हम देखें ना, तो ये IUCN के वल्नरेबल लिस्ट में शामिल किया जाता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये शामिल है। मतलब इसका संरक्षण किया जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगी प्रजाति। दुनिया की 3 हॉग बेजर प्रजातियों में सबसे बड़ी है, जो कि असम के काजीरंगा में देखने को मिलती है। तो इसके संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट जारी की है काजीरंगा नेशनल पार्क ने। भारत की पहली 8 लेन सुरंग जो जून 2026 में चर्चा में रही, किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे बनाई गई है? भारत की पहली 8 लेन सुरंग की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि ये बनाई जा रही है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से। आपको पता है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये देखने को मिलेगा भारत के राजस्थान राज्य में। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व बहुत ही फेमस है। अब क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये पहाड़ी क्षेत्र है मुकुंदरा हिल और एक अभ्यारण्य है, तो यहाँ के जीवों को डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए नीचे से 8 लेन की ट्विन ट्यूब टनल का निर्माण किया गया है। ये अब शुरू होने वाला है। तो 4.9 किलोमीटर लंबी यह टनल है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का हिस्सा है। 4.9 किलोमीटर ये हिल के अंदर से इस सुरंग को निकाला गया है। 4 लेन की ट्विन ट्यूब है। तो इस तरीके से ये इंडिया की पहली 8 लेन ट्विन ट्यूब टनल है, जो कि मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के नीचे से होकर गुजरेगी। ये 20 जून 2026 से शुरू हो रही है, मतलब ये शुरू हो चुकी है। सुरंग का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि सड़क यातायात भूमिगत रहे और टाइगर रिजर्व में जो वन्य जीवों की आवाजाही है या जो वो विचरण करते हैं उसको भी प्रभावित न किया जाए।
तो ये है कहाँ पर, भारत के राजस्थान राज्य में मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया, ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास या क्लास फर्स्ट, ये सर्वोच्च जो सम्मान है ना, जो सिविलियन ऑनर है, ये स्लोवाकिया के द्वारा दिया जाता है। स्लोवाकिया की सरकार के द्वारा किसी भी जो फॉरेन हेड होते हैं, जो नेशनल होते हैं, हेड बोल लो, हेड ऑफ गवर्नमेंट बोल लो, उनको दिया जाने वाला एक हाईएस्ट नेशनल ऑनर है स्लोवाकिया का। तो ये पहली बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है ना। और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्राटिस्लावा। यहाँ पर स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये भारत के पीएम को दिया गया। स्लोवाकिया ये 1993 में आज़ाद हुआ था और इसकी आज़ादी के बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं जो कि स्लोवाकिया की यात्रा पर गए। तो स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट पीटर पेलग्रिनी, इन्होंने भारत के पीएम को सम्मानित किया है और इस तरीके से ये भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया 33वां इंटरनेशनल अवार्ड है। इंडियन गवर्नमेंट ने किन दो अंतरराज्य जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, और ये 2 ट्रिब्यूनल है रावी ब्यास और एक है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण। तो 2 नदियों के 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इन दोनों के कार्यकाल को 15 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए बढ़ाया है। अब देखिए, जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल है वो एक एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं जिनका गठन 1956 में किया गया था। ये एक्ट लाया गया था 1956 में और इसके माध्यम से ये ट्रिब्यूनल बनते हैं। वैसे तो जो पानी है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, लेकिन जब नदी 1 से अधिक राज्यों में जाती है और दोनों राज्य या 2 से अधिक राज्यों के मध्य में वाटर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है जल के बंटवारे को लेकर, तो फिर ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल ये 1986 से चला आ रहा है। रावी और ब्यास नदी के पानी को लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनके मध्य में विवाद है। इसके अलावा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये 2004 में बना था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये ऐसे राज्य जिनके मध्य में कृष्णा नदी के पानी को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विवाद है। तो इन दोनों का जो ट्रिब्यूनल है वो बड़ा है और दोनों का कार्यकाल अब 2027 तक का रहने वाला है। विश्व रेगिस्तान और सूखा निवारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ, ये जो डे है ये हर साल मनाया जाता है 17 जून को। तो आंसर ले लेते हैं, पहले आंसर हो जाएगा 17 जून, ठीक है। तो 17 जून को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉथ की समस्या, सूखे की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, भूमि का संरक्षण करना और रेगिस्तान बढ़ने से बचाना। मतलब जो उपजाऊ भूमि है उसको रेगिस्तान में कन्वर्ट होने से बचाना, उसे बंजर होने से बचाना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, ये उद्देश्य है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ को मनाए जाने का। तो 17 जून को हर साल ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी और थीम 2026 की बात करें तो रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर। 2026 में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ की मेन थीम है 2026 के लिए। प्रिक्स वर्साए 2026 द्वारा जारी दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची 2026 में भारत के किन 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? तो देखिए, ये एक सूची है, अभी हम इसकी बात करेंगे। प्रिक्स वर्साए 2026 लिस्ट, इसमें दुनिया के सबसे खूबसूरत जो एयरपोर्ट की लिस्ट आती है ना वर्ल्ड में, उसमें इंडिया के 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। एक है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक है यहाँ पर गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो ये 2 एयरपोर्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, यूनेस्को हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में है, वहाँ पर प्रिक्स वर्साए 2026 के तहत वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट लिस्ट 2026 को जारी किया गया। ये यूनेस्को ही जारी करता है।
तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे गुवाहाटी एयरपोर्ट कहा जाता है, ये असम में है। इन दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि आर्किटेक्चर, सस्टेनेबिलिटी, पैसेंजर फ्रेंडली डिज़ाइन के लिए नॉर्मली किसी भी एयरपोर्ट को प्रिक्स वर्साई की लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब इंडिया के 2 एयरपोर्ट को शामिल किया गया। प्रिक्स वर्साई ये एक प्रतिष्ठित वैश्विक आर्किटेक्चर और डिज़ाइन अवार्ड है। 2015 में से शुरू किया गया था। यूनेस्को इसे अनाउंस करता है। किसी भी एयरपोर्ट की आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, है ना, सस्टेनेबिलिटी, कुछ यूनिकनेस के लिए किसी भी एयरपोर्ट को खूबसूरती के लिए इस लिस्ट में जगह दी जाती है। तो इंडिया के 2 एयरपोर्ट हैं, दोनों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आगे आइए, टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की लिस्ट है। इसमें एकमात्र इंडियन प्लेयर जो शामिल की गई वो है स्मृति मंधाना, इंडियन क्रिकेटर। तो टाइम मैगजीन की ये लिस्ट है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स। स्मृति मंधाना टॉप 100 में केवल एक लौती इंडियन प्लेयर है। इस लिस्ट में क्या होता है, वर्ल्ड के बड़े बड़े जो अलग अलग स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं उनको जगह दी जाती है। तो स्मृति मंधाना इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन है, जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई। इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो स्मृति मंधाना नॉर्मली महाराष्ट्र के मुंबई से ही आती है। अर्जुन अवार्ड खेलों के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें 2018 में दिया जा चुका है, और इन्हीं की कैप्टनसी में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब 2 बार जीता है, 2024 और 2026 में। जून 2026 में स्पेस एक्स वर्ल्ड की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। वर्तमान में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो जून 2026 में स्पेस एक्स वर्ल्ड की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर। आपको पता है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? यह है एनवीडिया। जीपीयू बनाती है एनवीडिया, तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है एनवीडिया। ये वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। लेकिन अभी जब स्पेस एक्स का आईपीओ आया ना, तो उसके बाद स्पेस एक्स वर्ल्ड की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने अमेजन को पीछे छोड़ा है। अब अमेजन 6ठे नंबर पर चली गई, और जो स्पेस एक्स है एलन मस्क की, वो 5वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। तो ये है, ठीक है ना। अगर लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो ये लगभग 2.97 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार हो गया है। प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत हाल ही में 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के सफलतापूर्वक अंडे से निकलने के बाद बंदी संरक्षण आबादी कितनी हो गई है? तो एक प्रोजेक्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस प्रोजेक्ट के तहत अभी क्या हुआ है कि कुछ 3 चूजों ने जन्म लिया है अंडों से निकलकर, और उसके बाद जो कंजर्वेशन सेंटर है उनमें बंदी संरक्षण आबादी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हो गई है 94। अब आपके दिमाग में आएगा बंदी संरक्षण आबादी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि जंगल में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी है, इसके 100 ही पक्षी बचे। अब इनके संरक्षण के लिए 20 पक्षियों को कंजर्वेशन सेंटर लेके आ जाते हैं, मेल और फीमेल। उनका संरक्षण किया जाता है, उनकी मीटिंग की जाती है, और उससे नए चूजों का जन्म होता है। इस तरीके से ये संख्या बढ़ाई जाती है। तो जो कंजर्वेशन सेंटर में ना, इनको कहा जाता है बंदी संरक्षण आबादी। तो ये जो बंदी संरक्षण आबादी है ना, अब बढ़ के हो गई है 94। कितनी हो गई है? 94। आई होप समझ पाए होंगे। देखिए, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जब हम बात करते हैं ना, तो ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजस्थान में गोडावण के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो ये भी समझ में आ गया कि बंदी संरक्षण आबादी क्या होती है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बंदी संरक्षण आबादी कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 94। राजस्थान में गोडावण के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राजकीय पक्षी, ठीक है ना। सबसे दुर्लभ और उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में,
और वहीं पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में शामिल है। गोडावण। जून 2026 में सरिंदा को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य का पारंपरिक जनजाति वाद्य यंत्र है? सरिंदा ये त्रिपुरा का पारंपरिक जनजाति वाद्य यंत्र है। त्रिपुरा की जो स्थानीय जनजाति है वो नॉर्मली क्या होता है, अपने यहाँ पर जो लोक संगीत प्रस्तुतियाँ होती है ना, उसमें सरिंदा को बजाती है। एक आपको ये वायलिन जैसा दिखाई देगा, वायलिन या गिटार, वैसे वायलिन जैसा बोल लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वायलिन जैसा दिखाई देगा और अंदर से एक खोखला होता है। तो क्या होता है, जब वायलिन को बजाया जाता है ना, इस को बजाया जाता है, गिटार जैसा तो है ये वायलिन जैसा, तो इसको बजाने के बाद क्या होता है, अंदर ध्वनि का कंपन होता है, जिसके कारण ये बहुत ही यूनिकनेस इसमें देखने को मिलती है। तो अभी हुआ ये है कि जून 2026 में त्रिपुरा के पारंपरिक जनजाति वाद्य यंत्र सरिंदा को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा ये टैग दिया गया है। एक पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और उसको बजाया जाता है। बैम्बू और वुड का इसमें यूज़ किया जाता है। अपनी यूनिक ध्वनि के लिए काफ़ी फेमस है। अलग तरीके से इसको कंपन वाला ये एक साउंड देता है। 65 से लेकर 70 सेंटीमीटर लंबा ये वाद्य यंत्र है। ओके, तो पतली चमड़ी का भी यूज़ किया जाता है। जो एनिमल गट होती है, मतलब जो पेट के अंदर आंत जैसी संरचना होती है, उनका भी इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये त्रिपुरा का है सरिंदा, इसे जीआई टैग दिया गया 2026 में। जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर और पहला सेंट्रल एशियन देश कौन बना? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स के द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। हालांकि ये 2015 में इसने काम करना शुरू किया। जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन या फिर फाइनेंशियल हेल्प देता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में इसका 10वां मेंबर बना है और सेंट्रल एशिया की पहली मेंबर कंट्री बनी है उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो आंसर हो जाएगा यहां पर उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान जून 2026 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां मेंबर बना है और पहला सेंट्रल एशियन कंट्री बनी है जो कि इसकी मेंबर। तो अब क्या होगा कि एनडीबी जो है उज्बेकिस्तान में एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे काम कर पाएगा क्योंकि अब उज्बेकिस्तान एनडीबी का 10वां मेंबर बन चुका है। आगे आइए, विश्व सिकल सेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल दिवस या फिर वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह हर साल मनाया जाता है 19 जून को। देखिए, सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये खून से संबंधित एक वंशानुगत बीमारी है। तो इस बीमारी के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे 19 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2008 में इसे मान्यता दी गई थी, लेकिन पहली बार 2009 में 19 जून को इसे शुरू किया गया और पहली बार मनाया गया। 2026 में क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिसीज, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे की। तो कब मनाया जाता है? तो ये डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया में दूसरा बेस्ट एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? तो देखिए, पहले ये समझो कि एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर होता क्या है। देखिए, ऐसा स्टार्टअप माहौल या ऐसी जगह जहाँ पर जितने भी स्टार्टअप है, नॉर्मली उनका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो एआई बेस्ड हो, मतलब उन सर्विस का या प्रोडक्ट का आधार जो है वो एआई हो। तो इसे कहा जाता है एआई नेटिव स्टार्टअप। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई है 2026 की। एशिया में दूसरा बेस्ट एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर जो है वो घोषित किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु को। पहला कौन है? तो पहला अगर हम देखें तो पहला यहां पर घोषित किया गया है चाइना के बीजिंग को। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 में कर्नाटक के बेंगलुरु को एशिया का दूसरा बेस्ट एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर बनाया गया, घोषित किया गया, और चीन का बीजिंग इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। आपको पता है टॉप 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15 तथा एशिया में बेंगलुरु को 6th प्लेस पर रखा गया है।
यहाँ पर बात की जा रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम की, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं कि एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में कौन सी रैंक पर है, तो बेंगलुरु आता है सेकंड नंबर पर एशिया में। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की, है ना, मतलब जहाँ पर स्टार्टअप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु आता है वर्ल्ड में 15वें नंबर पर और एशिया में 6ठे नंबर पर। तो यही बेसिकली हमको याद रखना था, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जून 2026 में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है सेबल चट्टोपाध्याय को। आंसर हो जाएगा आंसर सी, सेबल चट्टोपाध्याय। ये हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। तो अध्यक्ष ही पूछा जाएगा, तो अध्यक्ष यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये आईएमएम कलकत्ता के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है नेशनल स्टैटिस्टिक्स या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। अध्यक्ष कौन बने? तो ये हो गए सेबल चट्टोपाध्याय। देखिए, संस्था की बात कर लेते हैं कि संस्था क्या है। जिनके अध्यक्ष बने उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। देश में सांख्यिकी एक्टिविटीज के लिए एक एडवाइजरी बॉडी है, नोडल एडवाइजरी बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका आपको पता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन हमेशा नीति आयोग के सीईओ होते हैं। डेटा क्वालिटी, स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड, स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना, ये सारे काम इस कमीशन के हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये कमीशन काम करता है और इस मिनिस्ट्री के वर्तमान में मिनिस्टर इंद्रजीत सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह। तो ये मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की, तो इसका आयोजन किया जाएगा मंगोलिया में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्चुअल में इसका आयोजन मंगोलिया में किया जाएगा और ये एक मल्टीनेशनल, मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इंडिया के अलावा, जैसे क्या होता है काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया और कोई पार्टनर कंट्री होती है ना। जैसे मित्र शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है ख्वान क्वेस्ट। तो इसका 2026 में आयोजन किया जाएगा 20 जून से लेकर 3 जुलाई 2026 तक उलान बाटोर, जो कि मंगोलिया में। तो मंगोलिया के उलान बाटोर में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए आर्मीज को तैयार करना। तो ये सब मिलकर देश यहाँ पर आपसी तालमेल को स्थापित करेंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए। नॉर्मली बहुसंख्यक देशों के साथ या बहुराष्ट्रीय देशों के साथ खान क्वेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मंगोलिया के उलान बाटोर में। कब से कब तक? तो 20 जून से लेकर 3 जुलाई तक ये आयोजित की जा रही है। ओके, खान क्वेस्ट की शुरुआत 2003 में की गई थी। यूएसए मंगोलिया बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से वैसे तो ये, तो 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी और 23वां एडिशन इस बार आयोजित किया जा रहा है। 2026 में इसका 23वां एडिशन शुरू हो चुका है मंगोलिया के उलान बाटोर में। आगे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस, ये जो डे है ना, ये हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 20 जून को। उद्देश्य क्या है? जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, क्या होता है कि देखिए रिफ्यूजीज क्या है, अगर किसी देश में गृह युद्ध है, हिंसा चल रही है, तो वो देश के लोग जो होते हैं ना, वो उन्नत जीवन के लिए दूसरे देशों को माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वो रिफ्यूजीज होते हैं। लेकिन इनके भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। तो ऐसे लोगों के मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए या लोगों को उसके प्रति अवेयर करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, जब रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 की 50वीं वर्षगांठ थी। तो इसे शुरू किया गया था सन 2000 में। सन 2000 से हर साल सन 2000 में अनाउंस किया गया और 2001 में इससे पहली बार मनाया गया। तो 20 जून 2001 में से पहली बार मनाया गया, तब से नॉर्मली इसे हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे
20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है अंटिल एवरीवन इज सेफ। 2026 में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की थीम रखी गई है। इजी, तो यहाँ पर 15 से लेकर 21 जून 2026 तक के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस करे। आई होप स्क्रीन बेस्ड सेशन था, लेकिन फिर भी आपको सारे करंट अफेयर इजीली समझ में आ गए होंगे। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे की करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।